भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष थी। वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। सावित्री का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वो ही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसकी खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वो अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वो दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती है। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। मीरा ने कहा, चलने दीजिए काका, मुख ठगने के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है, और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने आदमी से, तभी वहां से सावित्री का शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। न जाने वो कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। एक लौती वारिस होने के कारण उसी ने मुख अग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाए कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूंकि मीरा कॉलेज में सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने के लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वो आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें भाग। माँ नहीं रही निधि। क्या? ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा। क्या बताती निधि, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊँ, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, और देखो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसे हिम्मत बंधाती रहती। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई।
लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वो बस मीरा के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी ये परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वो हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती है। ए रागिनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे नहीं पता क्या? आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया, रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागिनी ने कहा और बुक्स में नजरें गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझाना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वो हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। निधि वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को? और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बता कर आए थे रागिनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? निधि ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, मीरा ने कहा। वार्डन की तो मैं, तुम ये बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो मीरा। फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे ज़रूरी है, और वो हमारे पास नहीं है निधि। घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, मीरा ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें, तो चले, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया। हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें।
मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो। निधि ने गुस्से से मीरा से कहा। तुम प्लीज यहाँ से चलो प्लीज, मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहां से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है।
भोपाल के मालवीय नगर में घर कहकर मीरा वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है। अगर वक्त पर किराया दिया होता तो वो ऐसा नहीं होता, मीरा ने शांत लहजे में कहा। ओ आदर्श की देवी, बस करो तुम। ऐसी ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको, निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी ज़रूरी है, मीरा ने कहा। ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफ़ी भी खुद ही मांगो, निधि ने कहा। तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा है तुम्हारा। खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है, निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवाजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वो सब अपलक देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाई जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नज़र में भा गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसीलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नज़र घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलट कर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा है विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा तो मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, कहकर मीरा वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। सब तुम्हारे अपने हैं, मीरा के लिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलट कर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा है विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा तो मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ है? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, सुराही सी पतली गर्दन,
गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुथा हुआ था और उनसे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर ना लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफों पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा। जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा जी? मीरा ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, अर्जुन ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, विजय ने कहा। अर्जुन ने अपना फ़ोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नज़र मीरा पर गई तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय, मीरा ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले आई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया, लेकिन मीरा खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम ज़रूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ है बेटा। मीरा ने नम आँखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहाँ से चली गई। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें वो अपनी माँ की छवि को देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगकर पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। विजय और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था और एक था ऑफिस रूम, जहाँ बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लेकर आई, जहाँ 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहाँ 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग, बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने जो कमरा था उसके बारे में निधि ने मीरा से कुछ नहीं कहा, मीरा ने भी नहीं पूछा। निधि जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज़ बदबू से दोनों ने अपना नाक बंद कर लिया। निधि ने दरवाज़ा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज़ लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ़ करने को कहा है, रघु कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी। निधि ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरा वाला रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया का कमरा यूज़ कर लूँगी। निधि ने कहा, ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज़ सलीके से रखी हुई थी। मीरा बड़े गौर से ये सब देख रही थी तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए।
मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलिए में लपेटे हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नजर हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए मीरा वहां से चली गई। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी, चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइट लैम्प भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कहकर निधि बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ बोलो? निधि ने डपकते हुए कहा, तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। मीरा ने शांत भाव से कहा, अच्छा, जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। निधि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, ठीक है। मीरा ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा को घर वालों के किस्से सुनाना शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है, मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते, जानती हो उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से हैं, इसीलिए साल में एक बार दादी वहाँ जरूर जाते हैं एज अ लव बर्ड्स। हंसने लगती है निधि। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है, सच में दादी माँ बहुत लकी है, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा है। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की ज़रूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती हैं। जब घर में हो तब भी और ऑफिस हो तो फ़ोन करके उन्हें खाने दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती हैं। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज़्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा। सब हो गए, मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बैठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? मीरा ने कहा, अक्षत भैया। दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने, निधि ने चहकते हुए कहा। नाइस, मीरा ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना क्या पराया, निधि ने कहा। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई, पर लिखा हुआ था अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था।
सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, है ना? तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। निधि ने मीरा की ओर देखा और कहा, हाय, इतनी खूबसूरत हो कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप करो, सच में बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मीरा, मार्केट चलें? निधि ने कहा। निधि, अगले महीने हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है। मैं नहीं जा पाऊंगी प्लीज़, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब? मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो फर्स्ट फ्लोर वाला कबर्ड है ना, वो खाली है, उसमें तुम अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी वाली टेबल पर ही रख लेना। और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फ़ोन कर लेना, निधि एक सांस में बोल गई। हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फ़ोन लेकर बाहर से चली गई। मीरा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था, जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गिरी। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। मीरा को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वो तेज रोशनी, ऊपर से वो नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा के दिल में बेचैनी बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वो तार टूटी और उसके सारे कपड़े मीरा पर आ गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार वो 2 आंखें और सुर्ख होठ आ रहे थे। मीरा की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वो कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वो बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली, मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, मीरा ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा तो मीरा आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख, मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ? हाँ, वो कुछ देर पहले अक्षत आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करनी है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा ये, दादी ने कहा। ओह, तो वो थे, अभी उससे मिली भी नहीं हूँ और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उससे ना ही मिले, मीरा ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी भोपाल से, मीरा ने कहा। और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे मीरा उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही।
दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आईं। मीरा ने देखा रघु बरामदे से कपड़े का ढेर लेकर जा रहा था, तो वो मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा। उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगी, आखिर ये अक्षत है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज से मीरा की तंद्रा टूट गई और उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। वो अंदर चली आई बालकनी में। गमलों में पौधे लगे थे, मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वो मीरा को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वो चलकर मीरा के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज सुनकर कहा, तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया। दादू ने बड़े प्यार से कहा, हमें ये सब काम करना पसंद है दादू। पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता है। मीरा ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे अक्षत लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहां से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इसे संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहां से चले गए। मीरा वही बैठी अक्षत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वो सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए मीरा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहां देखकर मीरा उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा, विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी, तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा, ओ कम ऑन मीरा, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। निधि ने कहा, हम उसे कल ही वापस लौटा देंगे। मीरा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट नहीं पसंद। मीरा ने कहा, तुम ना दुनिया का 8वां अजूबा हो। आह, अक्षत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट्स नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अक्षत भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अक्षत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो निधि ने उसे अक्षत के जैसा भी बता दिया था। मीरा उठी और वहां से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई मीरा के जाने से। उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले, अब इससे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लूं फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मीरा ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी, आवाज कम कीजिए ना। पर दादाजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मीरा ये नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज पर ज्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसके पास आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पोंछकर रखने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वो कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना?
जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी है, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था, सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा को सफाई पसंद थी। वो किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैक पर रखे कॉफी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे से बिल्कुल ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। मीरा ने पलट कर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, माई आईज आर इनफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद मी। तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अक्षत, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने फिर से अक्षत के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर झुंझलाहट भी थी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगे, चाय कॉफी? राधा ने कहा, नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं। मीरा ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर एक काम करो, वो वहाँ जो कच्चा नारियल रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं, अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था, शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा, कोई नहीं जानता था। नारियल काट कर मीरा बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वो मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या भला है ये अक्षत? घर में सबकी जुबान पर उसका ही नाम है, हर कोई बस उसकी खुशी की बात करता है। अच्छा है या बुरा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षत? मीरा के साथ साथ अब आप भी पॉकेट पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। हाथ मुंह धोकर मीरा डाइनिंग के पास आई। दादा दादी निधि वहां पहले से बैठे थे। राधा ने मीरा को भी बैठने को कहा। विजय और अर्जुन भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। मीरा की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है लेकिन अक्षत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अज्जू ये अक्षत कहाँ रह गया, जरा फोन लगाना उसे। माँ, मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया कि वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा। अर्जुन ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता, आप सब लोग शुरू कीजिए। राधा ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वो मीरा को देख भी लेता, लेकिन मीरा कहीं और ही खोई हुई थी। अक्षत से वो फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। राधा ने एक कटोरी में खीर निकाली और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। मीरा ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। मीरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। मीरा, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर ही इनकी फैन हो जाओगी, निधि ने कहा। खाएंगे भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे, मीरा ने कहा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता?
इस बार सवाल अर्जुन की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। अर्जुन की हालत देखकर मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता, सीखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल एक में कप कटिंग मेस चाय में 10 बना रुपए बनाया की, मिल जाया लेकिन करता सिर्फ था। 4। हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती थी आप? अकेला खड़ा एक आदमी अचानक भरी आंखों मैं खुद 2 साल दिल्ली हॉस्टल में रहा हूँ, सच में बहुत खराब होता है। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा, इतना बुरा भी नहीं होता है, बस दाल में कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। मीरा ने कहा तो सभी हंसने लगे। वो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन बड़े प्यार से मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निधि, जो कि उसके बगल में ही बैठी थी, उसने अर्जुन को कोहनी मारी तो वो झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। विजय ने मीरा की ओर देखकर कहा, बेटा, कॉलेज में किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम ज़रूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे, मीरा ने कहा। बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी, दादू ने कहा। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादू दादी साथ साथ बाहर घूमने निकल गए। अर्जुन उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज़ देखने लगे और राधा किचन जमाने में लग गई। निधि मीरा को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादू दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। मीरा, तुमसे एक बात पूछूं? निधि ने मीरा की ओर पलट कर कहा। पूछो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को आपस में समेट कर कहा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? निधि ने पूछा। नहीं, मीरा ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना, निधि ने कहा। शायद, मीरा ने कहा। शायद क्या यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, निधि ने कहा। वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? मीरा ने निधि की आंखों में देखते हुए कहा। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नज़र में प्यार क्या है? निधि ने फिर सवाल किया। प्यार, सोचते हुए मीरा ने इधर उधर देखा और उसकी नज़रें सामने दादा दादी पर जा रुकी और उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो। तुम्हारा मतलब दादा दादी? निधि ने असमझ की स्थिति में कहा। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब साथ देखे होंगे। सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा होगा। एक दूसरे का सहारा बने हुए ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे होंगे और उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नजर आ रहा है, मीरा ने निधि को समझाते हुए कहा। वाओ, तुम कितना डीपली सोचती हो यार, निधि ने इम्प्रेस होते हुए कहा। डीपली नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो, कहती तो हमेशा सही हो ना। मुझे ना तुम अपनी शार्गिद बना लो, कसम से, ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। निधि की बातों पर मीरा हंसने लगी तो निधि एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, मीरा, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से ही है निधि, इसके लिए जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कम ही होगा, मीरा ने कहा। दोनों वही खड़ी बातें करने लगी। बीच बीच में मीरा की नजरें मेन गेट की ओर चली जाती। ये तुम बार बार गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? निधि ने छेड़ते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो तुम, ठंड बहुत है यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दादा दादी को अंदर आ जाने को बोलकर निधि भी अंदर चली आई। मीरा और निधि अपने कमरे में चली आई। निधि आते ही कंबल में घुस गई तो मीरा ने कहा, ये क्या, अभी 10 बजे है, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है मीरा, निधि ने कंबल में दुबकते हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगी, कहते हुए मीरा ने एक झटके में कंबल को निधि से दूर कर दिया।
निधि उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार मीरा, सोने दो ना, कल से करेंगे पढ़ाई। कल करे सो आज कर, वो बात नहीं सुनी, अब चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। मीरा ने उसके हाथ में किताब थमा दी और खुद उसके सामने अपनी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसीलिए ठंड का एहसास कम था। निधि बेमन से किताब पढ़ने लगी। मीरा अपनी किताब में मग्न थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके सामने बैठी निधि किताब लिए लिए ही सो चुकी है। घंटे भर बाद जब मीरा का ध्यान निधि पर गया तो उसने देखा निधि सो चुकी है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर निधि के पास आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। मीरा ने किताब को टेबल पर रखा और फिर कंबल उठाकर निधि को उड़ा दी। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद ने मीरा की आंखों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उबासी आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 12 बजा रही थी। मीरा को याद आया कि निधि ने नीचे उसे विनीत की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई। लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज में विनीत को लौटा दूंगी। मीरा ने मन ही मन कहा और नीचे चली गई। मीरा नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल पर रखी किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस ओर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, मीरा ने मन ही मन कहा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। मीरा जब ऊपर आई तो वो परछाई उसे हॉल की बैल्कनी से ऊपर आते दिखी। अगर हमने लाइट जलाई तो वो भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे, मीरा ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की ओर गई। हालांकि वो भूल चुकी थी कि ये हॉल अक्षत का था और घर वालों का वहां जाना बिल्कुल मना था। नीचे पाल पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी वहां तक आ रही थी। मीरा बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैल्कनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बैल्कनी की रॉ पार करके अंदर हॉल में आई, मीरा ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगा कर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत शातिर समझते हो हाँ? लेकिन मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? What the hell? मीरा के चंगुल में फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था। बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? मीरा ने भी अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं चाहे जैसी आऊँ, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वो कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह क्या मस्त एक्टिंग करते हो, तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सच उगल दोगे। रुको, अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए मीरा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मीरा ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, बाएं कान में काले रंग की गोल छोटी बाली, सीने पर गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। मीरा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि मीरा तो क्या, कोई भी लड़की देखते ही होश खो बैठे। पर ये आंखें मीरा को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो उफ। ये क्या सोच रही है तू मीरा? याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, है तो ये चोरी ना। सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पाँव पर दे मारा। आउच! लड़के ने मीरा के मुंह से हाथ हटाया और अपना पाँव देखने लगा। तभी मीरा जोर से चिल्लाई,
अबे चुप, पापा ने सुन लिया तो बैंड बजा देंगे, लड़के ने एक बार फिर मीरा का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक निधि उठकर आ चुकी थी। हालांकि मीरा की आवाज नीचे नहीं गई थी। निधि ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को मीरा से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई, ये मेरी दोस्त है मीरा। मीरा ने निधि के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने निधि से हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है अक्षत भैया, निधि ने कहा। क्या? मीरा ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। कुछ देर पहले कही उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी अक्षत को देखती तो कभी उसके पाँव को, जिस पर अभी अभी उसने मारा था। मीरा या अक्षत कुछ कहते इससे पहले ही निधि ने अक्षत से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे बोल दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड ना बने, अक्षत ने मीरा को लगभग घूरते हुए कहा। निधि मीरा के आगे आकर खड़ी हो गई और अक्षत से कहा, क्या किया इसने बताओ? इसी से पूछ लो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही है, स्टूपिड, अक्षत ने कहा। निधि मीरा की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर बैल्कनी से अंदर कौन आता है? अक्षत ने निधि को पकड़कर साइड किया और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बैल्कनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूदकर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूँ निधि, अगर तुम नहीं आती ना तो ये मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? मीरा ने कहने की कोशिश की। तभी अक्षत ने कहा, तुम निकलो यहाँ से, आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहाँ से। निधि मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते मीरा ने पलटकर अक्षत को देखा तो वह सोफे पर बैठा अपना पाँव सहला रहा था। कमरे में आकर निधि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मा पापा ने नहीं देखा, वरना अक्षत भैया की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी निधि, वो हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है, हमने उनसे न जाने क्या क्या बोल दिया। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, निधि ने बैठते हुए कहा। पर वो इस तरह दीवार चढ़कर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना, मीरा ने कहा। साहबजादे पार्टी कर कर आए होंगे तो पापा से सामना करने में तो शर्म आ रही होगी ना, इसीलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसलिए तो उधर किसी को आने नहीं देते, निधि ने कहा। सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो, मीरा बड़बड़ाई तो निधि ने कहा, क्या हुआ, चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। निधि कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर मीरा ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली गई। निधि सो गई। मीरा कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा अक्षत अपने पाँव को देख रहा था। मीरा उसके पास आई और ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने दुखी होकर कहा, हमें पता नहीं था आप कौन हैं, इसीलिए वो सब कह दिया, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। अक्षत को चुप देखकर मीरा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। मीरा वहां से चली गई। अक्षत ने क्रीम पाँव पर लगाई और वही सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे कुछ पता नहीं। सुबह 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली उसकी नजर हॉल में सोए हुए अक्षत पर गई। ना चाहते हुए भी मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। मीरा आकर उसके पास खड़ी हो गई। सोते हुए अक्षत बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, ना कोई गुस्सा ना कोई खींच। सूरज की किरणें सीधा अक्षत के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। मीरा बैल्कनी के पास आई और उसने पर्दा आगे बढ़ा दिया, जिसने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक लिया। मीरा वहां से नीचे चली आई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में भी कभी उनका दिल ना दुखाए। प्रार्थना करने के बाद मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने ही मंगवाई थी पूजा घर में। लेकिन जैसे ही मीरा अर्जुन से टकराई, सारी की सारी हल्दी अर्जुन की शर्ट पर आ गिरी। मीरा ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए मीरा ने अपने दुपट्टे से अर्जुन की शर्ट को साफ करना शुरू किया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। मीरा जितनी परेशान थी, अर्जुन उतने ही प्यार से उसे देख रहा था।
अर्जुन ने देखा मीरा जिस दुपट्टे से हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आपने अपना दुपट्टा खराब कर लिया। मीरा ने देखा तो अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वो खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और अर्जुन की हालत देखकर कहा, अरे अर्जुन, ये क्या सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली? जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई, आई एम सॉरी। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है। हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है, क्या पता अर्जुन की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा, क्या दादी आप भी? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, सही कह रही हैं दादी, शादी की उम्र तो हो ही चुकी है तुम्हारी। दूर से राधा ने आते हुए कहा, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ, कहकर अर्जुन वहां से चला गया। देखा मीरा, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा तो वो खुद हाँ कह देंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए मीरा ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने अक्षत खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर मीरा ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हें कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। ऊपर खड़ा अक्षत अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, उसने पाया कि मीरा उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो मीरा ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहीं ऊपर खड़ा अक्षत मीरा को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स बॉन्ड। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। सड़ू कहेगा, मीरा ने कहा, और अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर मीरा नीचे आई। उसने देखा राधा अकेली ही किचन में थी और मीरा भी उनकी मदद करने किचन में चली आई। मीरा की रुचि देखते हुए राधा ने भी उसे काम करने दिया और मीरा से सबके लिए चाय बनाने को कहा। सच ही कहा था मीरा ने कि उसे सिर्फ चाय बनानी आती है। उसकी बनाई चाय की खुशबू से सारा किचन महक उठा था। राधा को कुछ बनाते देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, आप क्या बना रही हैं? उत्तपम, खाया है कभी? राधा ने बनाते हुए कहा, नहीं खाया, पर इसकी खुशबू अच्छी है। इसे कैसे बनाया आपने? मीरा ने सुगंध लेते हुए कहा, इसे सूजी और चावल के घोल से बनाते हैं। पहले गैस पर पैन पे थोड़ा सा तेल डालकर फैलाओ, फिर सूजी का घोल ऐसे धीरे धीरे फैलाना है बनाते हुए। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी सब्जियां जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी डालकर इस पर फैलाना है। इसके बाद नमक और मसाला स्वाद अनुसार डालकर इसे दूसरी ओर पलटना है। जब दोनों तरफ से अच्छा सिक जाए तो पैन से निकाल लो। राधा ने कहा, ये तो बहुत इजी है आंटी, हमें भी सीखना है। मीरा ने कहा, पहले लोगों को तो पहचानना सीख लो। एक जानी पहचानी आवाज मीरा के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, किचन के दरवाजे पर अक्षत खड़ा था। अक्षत की आवाज सुनकर राधा पलटी और कहा, उठ गया तू? और घर कब आया? तुझे पता है ना आंसू, तेरे पापा को तेरा घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तू सुनता ही नहीं। सॉरी माँ, अब से नहीं होगा ऐसा। अक्षत ने अंदर आकर राधा को साइड से गले लगाते हुए कहा, ये मीरा है, निधि की सहेली। राधा ने अक्षत से कहा, हाँ कल रात मिल चुका हूँ मैं इनसे, काफी स्ट्रॉन्ग है। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा, अच्छा है, चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो, और मीरा तुम चाय लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर निकल आई। किचन में बस मीरा और अक्षत थे। मीरा चाय छानने लगी। अक्षत कुछ ही दूर पर खड़ा अपने कप में दूध डालकर उसमें कॉफी मिक्स कर रहा था। मीरा ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। चाय छानकर वो कप ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, कप अक्षत की साइड में रॉ में लगे थे। मीरा उसकी ओर आई तो अक्षत ने आंखों के भौएं मटका कर इशारा किया तो मीरा ने मरी हुई सी आवाज में कहा, वो कप चाहिए। कहकर अक्षत थोड़ा सा साइड हो गया। मीरा ने कप उठाए, रोनी सूरत कर राधा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कप और आ जाएंगे, तुम नाश्ते के लिए चलो, चाय मैं ले आती हूँ। सुना तुमने, माँ ने कहा है कप और आ जाएंगे, अक्षत ने मीरा से कहा। मीरा ने राधा से कहा और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने अपना कप उठाया और उसके पास से गुजरते हुए कहा, आई जस्ट हे थैंक यू। अक्षत वहां से निकल गया और मीरा मन ही मन उसे कोसते हुए बाहर चली आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। मीरा भी आकर चुपचाप निधि के बगल में बैठ गई। नींद ठीक से आ गई थी ना मीरा? दादी माँ ने पूछा। जी, मीरा ने नजरें झुकाए हुए कहा, क्योंकि मीरा के बिल्कुल सामने दादी के बगल में अक्षत बैठा था।
वो फिर से किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। तभी दादू ने कहा, और छोटे जनाब, आज तुम नाश्ते की टेबल पर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। अक्षत दादाजी का ताना समझ चुका था, क्योंकि आज से पहले ना तो वो कभी इतना जल्दी उठा था और ना ही नाश्ते के लिए नीचे आया था। रघु अक्सर उसका नाश्ता ऊपर ही लेकर जाता था। ओ कम ऑन दादू, आज जल्दी उठा तो सोचा सबके साथ नाश्ता कर लूं। अरे बेटा, आज क्यों रोज आया करो, परिवार के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है, विजय ने कहा। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी और सबकी प्लेट में नाश्ता परोसकर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। दादू ने जैसे ही एक घूंट भरा, कहा, वाह, आज की चाय बड़ी स्वादिष्ट है बहू, सच में पीते ही मन खुश हो गया। पापा, आज चाय मैंने नहीं बल्कि मीरा ने बनाई है, ये इसके हाथों का जादू है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सबने सुना चाय आज मीरा ने बनाई है तो सब चाय पीते हुए मीरा की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने तो फटाफट अपनी चाय खत्म भी कर दी और कहा, माँ, मुझे एक कप चाय और चाहिए। राधा ने सुना तो हैरानी से अर्जुन की ओर देखा और फिर उसे एक कप चाय और दे दी। अक्षत बैठा बैठा अर्जुन को घूर रहा था। तभी दादी ने कहा, अक्षत, तुम भी चाय पीकर देखो, बहुत अच्छी बनी है। मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है, अक्षत ने कॉफी पीते हुए कहा। चाय में नशा होता है? किसने कहा? और मीरा ने तो वैसे भी अच्छी चाय बनाई है, अर्जुन ने कहा। हाँ तो आप लोग पियो, मुझे नहीं पसंद। कहते हुए अक्षत उत्तपम खाने लगा। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा और निधि नाश्ता करने के बाद उठकर कमरे से अपनी बुक्स और बैग्स ले आई। अर्जुन ने देखा तो कहा, निधि, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को भी छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना भैया? निधि ने अर्जुन के माथे को हाथ लगाकर कहा। हाँ, क्यों? अर्जुन ने कहा। आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा निधि कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर आज अचानक? निधि ने दाल में काला देखते हुए कहा। निधि के बात सुनकर अर्जुन झेप गया। अब बेचारा कैसे कहता कि वो कॉलेज मीरा की वजह से जाना चाहता था। उसने निधि से कहा, मुझे सच में उस साइड काम है, तुम्हें जाना है जाओ। कहते हुए अर्जुन जाने लगा तो निधि ने रोकते हुए कहा, अरे अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी, अब चलो, जल्दी देर हो जाएगी, बस 2 मिनट में अपना बैग और फोन लेकर आता हूँ। कहते हुए अर्जुन चला गया। निधि बाहर जा चुकी थी। मीरा वही खड़ी अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन वापस आया तो उसके हाथ में बैग, फोन और ढेर सारी फाइल्स भी थी। ये हमें दे दीजिए, मीरा ने सहजता से कहा तो अर्जुन ने फोन और बैग छोड़कर फाइल्स मीरा को थमा दी। दोनों साथ साथ चलने लगे तो अर्जुन ने कहा, चाय अच्छी बनी थी। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब इससे आगे अर्जुन के पास बोलने को कुछ नहीं था। निधि बाहर आकर पहले ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़कर मीरा के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मीरा बैठती उससे पहले ही अक्षत आकर बैठ गया। तुम कहा? अर्जुन ने अपने सपनों के पुल को टूटते देखकर कहा। वो आगे मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, अक्षत ने कहा। तू बाइक से चला जा, अर्जुन ने कहा। नहीं, वो मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वहां से मुझे बाहर जाना है, उनके पास गाड़ी है, बाइक कहाँ खड़ी करूंगा, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने मीरा के लिए पीछे का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया। खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, पापा को बताया अपने बाहर जाने के बारे में? चिल ब्रो, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगा मैं, अब चलो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मीरा को आगे न बैठा पाने का उसे मलाल था, इसीलिए उसने गाड़ी के अंदर का शीशा सेट कर लिया जिससे मीरा उसे नजर आ सके। मीरा का ध्यान खिड़की के बाहर था। वो बड़े गौर से सब देख रही थी। निधि अपने फोन में बिजी थी और अक्षत वो सर सीट से लगाकर कभी अर्जुन को देखता तो कभी सामने। मीरा ने खिड़की का शीशा हल्का सा खोल दिया। हालांकि ठंड थी पर मीरा को अच्छा लग रहा था। बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। मीरा ने सर ग्लास से लगा लिया और बड़े प्यार से बाहरी दुनिया को देख रही थी। अक्षत ने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कुछ पल के लिए नजरें वही जम गई। वो बालों की लटों का बार बार मीरा के चेहरे को चूमना कितना खूबसूरत बना रहा था। अक्षत काफी देर तक देखता रहा और फिर गर्दन घुमाकर अर्जुन की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। निधि और मीरा अपनी अपनी बुक्स लेकर नीचे उतर आई। अर्जुन गाड़ी लेकर वापस निकल गया और अक्षत को उसकी यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। मीरा और निधि जैसे ही कॉलेज आई, विनीत उनके पास आया। निधि मीरा और विनीत को अकेले छोड़कर चली गई। मीरा को खामोश देखकर विनीत ने कहा, निधि ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया, जानकर दुख हुआ।
मीरा ने कहा। तुम निधि के साथ रहती हो? विनीत ने फिर कहा। हाँ, मीरा ने कहा। मीरा, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे कहना, मुझे अच्छा लगेगा, विनीत ने अपनेपन से कहा। हेल्प के नाम से मीरा को विनीत की भेजी नोटबुक याद आई। उसने नोटबुक निकाली और विनीत की ओर बढ़ाकर कहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है विनीत, प्लीज़ हमारे लिए ये सब मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। मीरा, ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी क्योंकि 1 महीने तुम कॉलेज नहीं आ पाई थी, सोचा तुम्हें कोर्स कंप्लीट करने में आसानी होगी, 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं, विनीत ने कहा। हम कर लेंगे, पर रखो। कहते हुए मीरा वहां से निकल गई और विनीत वहां रुक गया। तभी विनीत के दोस्त ने आकर कहा, भाई पिछले 2 सालों से तू ट्राई कर रहा है पर बंदी तुझे घास ही नहीं डालती, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा है। क्या करूं यार, उसके अलावा और कोई नहीं जचती, विनीत ने कहा। पर मुझे नहीं लगता वो मानेगी, डिसेंट सी बंदी है यार, पढ़ने आई है, अब तो कोई है भी नहीं उसका, एक माँ थी वो भी जा चुकी है, दोस्त ने कहा। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे, एक बार बस वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, विनीत ने कहा। चल बेस्ट ऑफ लक, मान जाए तो पार्टी देना मत भूलना, दोस्त ने कहा और बाहर से चला गया। विनीत अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। विनीत कोई बुरा लड़का नहीं था। जब मीरा पहले साल कॉलेज आई थी तब बाकी लड़कों के साथ साथ विनीत भी उसे देखता रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज में नहीं थी। कई लड़कों ने मीरा को दोस्ती प्यार के लिए प्रपोज किया, पर मीरा ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को वक्त ही नहीं दिया। धीरे धीरे सब बदल गया, लेकिन विनीत नहीं बदला और हमेशा मीरा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता रहा। क्लास में आकर मीरा अपनी पढ़ाई में लग गई। उसे 1 महीने के रिवीजन के साथ साथ उसे आने वाले फाइनल ईयर के एग्जाम्स की भी तैयारी करनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि और मीरा घर के लिए निकल गई। इंदौर आने के बाद पहली बार मीरा इन सड़कों पर घूम रही थी। उसे तो जैसे ये सब सपनों जैसा लग रहा था। भूख लगी तो निधि मीरा को लेकर रेस्टोरेंट में चली गई। भीड़ कम थी। निधि ने दोनों के लिए सैंडविच और जूस ऑर्डर किया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मीरा को खोया देखकर निधि ने कहा, हे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मीरा, विनीत के बारे में सोच रहे हैं, समझ नहीं आता उसे कैसे कहे कि हमें ये सब नहीं पसंद। निधि, वो तुम्हें लाइक करता है मीरा, पर हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है निधि। हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए एक तरफा फीलिंग्स रखे। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। निधि, उसके बारे में सोच कर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह हो। मीरा, नहीं निधि, ऐसा नहीं है, होता तो हम तुझसे ज़रूर बताते। विनीत अच्छा लड़का है, लेकिन हम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते हैं। निधि, ओके तुम परेशान मत हो, ज़्यादा सोचोगी तो ज़्यादा उलझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, इस संडे मूवी देखने चलोगी? मीरा, और पढ़ाई? निधि, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा भी एक दुनिया है मीरा, पर हमने तो वो दुनिया देखी ही नहीं ना। निधि, तो चलना, मैं दिखाती हूँ, सच्ची बहुत मज़ा आएगा। तुम, मैं, कृति और ऋतु सभी चल रहे हैं, प्लीज़ चलो ना। मीरा, नहीं चल सकती। निधि, अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? मीरा, निधि, तुम हॉस्टल में 2 साल से हो, फिर भी तुमने ये शहर नहीं देखा, मतलब तुम हॉस्टल से बाहर कभी नहीं निकली, ऐसा क्यों? मीरा, माँ ने कसम दी थी। निधि, कसम? पर क्यों? और ऐसी कसम कौन देता है? मीरा, हम नहीं जानते, पर उन्होंने यहाँ आने के लिए एक शर्त रखी थी हमारे सामने। हमें पढ़ना था, इसीलिए हमने उनकी बात मान ली। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस तरह जाकर उनकी कसम नहीं तोड़ सकते। निधि, अब मैं क्या कहूँ, आंटी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तुमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की? मीरा, इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं निधि, जो हम माँ से जानना चाहते थे, लेकिन वो सवाल बस सवाल बनकर रह गए, उनका जवाब हमारे पास नहीं है। निधि, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। मीरा, थैंक्स। दोनों बातें कर ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने सैंडविच खाई और जूस पिया। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल गई। घर आकर मीरा ने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए लेट गई। निधि के सवाल उसके मन में चलने लगे। आखिर क्यों माँ ने उसे शहर घूमने से मना किया? आखिर क्या रिश्ता होगा उनका इस शहर से? कुछ सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते, उनके जवाब क्यों नहीं होते? मीरा उठकर बैठ गई। मुश्किल से वो माँ का ख्याल अपने जहन से निकाल पाई, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मीरा एक बार फिर लेट गई। आँख लगी तो सारी बातें, सारे ख्याल अपने आप जहन से बाहर होते गए। शाम को निधि ने कमरे में आकर उसे उठाते हुए कहा, कितना सोगी, शाम हो चुकी है। मम्मा को तो टेंशन हो रही थी कि तुम बीमार तो नहीं हो गई। चलो नीचे चलकर दर्शन दो उन्हें। वो जरा आंख लग गई थी। मीरा ने उबासी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुंह धो लो, मैं तब तक कमरा ठीक कर देती हूँ। निधि ने कहा,
आते हैं। कहते हुए मीरा उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निधि ने कमरा साफ किया और फिर दोनों नीचे आ गई। मीरा ने सफेद रंग का बंद कॉलर वाला कुर्ता पहना था और नीचे पीले रंग का पटियाला, लेकिन इन कपड़ों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही नीचे आई, राधा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोपहर का खाना खाने नीचे नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो कॉलेज से आते हुए निधि ने बाहर कुछ खिला दिया था, इसीलिए भूख नहीं थी। सॉरी, आपको बताया नहीं, मीरा ने पास बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, रात के खाने में क्या खाओगी? राधा ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। जो भी आप प्यार से खिला दे, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। इधर उधर की बातों के बाद रात में भी सभी खाने की टेबल पर जमा थे, बस अपने अक्षत बाबू ही नरारत थे। विजय ने देखा तो राधा से कहा, अक्षत कहाँ है? आज तो भाई गया, निधि ने अर्जुन से कान में फुसफुसाते हुए कहा। पापा के गुस्सा होने से पहले ही वो आ जाएगा, अर्जुन ने बिना निधि की ओर देखे कहा। लगी बेट, निधि ने फिर कहा। ठीक है, लग गई 500 की, अर्जुन ने कहा। राधा से कोई जवाब नहीं पाकर विजय ने एक बार फिर कहा, राधा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आंसू, वो मैं बात हुई थी उससे, वो बाहर, वो मतलब, राधा ने अटकते हुए कहा। आज फिर वो बाहर गया है, विजय ने घूरते हुए कहा। नहीं वो, राधा कहते कहते रुक गई। माँ जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, अक्षत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहां देखकर सभी हैरान थे सिवाय अर्जुन के। कहाँ थे तुम? विजय ने कहा। माँ ने आपको बताया नहीं? ऊपर था, सो रहा था, अक्षत ने बिना विजय की ओर देखे कहा। हाँ यही तो कह रही थी, सो रहा था ऊपर। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है, कहते हुए राधा भी बैठ गई। सभी खाने लगे, लेकिन मीरा को शक हो रहा था। अक्षत ने जल्दी से खाना खाया और उठने लगा तो दादी ने बैठाते हुए कहा, ये क्या, सिर्फ एक रोटी? देख कितना दुबला हो गया है, चल बैठ और ये 2 पराठे और खा। अक्षत ने जैसे ही ना करने के लिए मुंह खोला, विजय ने कहा, खाओ चुपचाप, मरता क्या ना करके, खाने लगा। मीरा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाती रही। अक्षत खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी? ये तो आगे ही पता चलेगा। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। अक्षत को अनमने ढंग से खाते देखकर मीरा को शक हुआ। खाते हुए उसकी नजर नीचे गई, उसने देखा अक्षत ने पार्टी वेयर जूते पहने हैं। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्होंने तो कहा कि ये घर में ही थे और सोकर आ रहे हैं, लेकिन घर में ऐसे जूते पहनकर कौन सोता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा हो गया, कहते हुए अक्षत उठा और भाग गया। किसी ने भी उसके जूतों पर ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर निधि जैसे ही चुपके से जाने लगी तो अर्जुन ने रोकते हुए कहा, 500 रुपए। भैया वो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे तो पता था अक्षत भाई घर में ही है, निधि ने बचते हुए कहा। ये सब बातें ना कहीं और बनाना, चुपचाप पैसे निकाल, अर्जुन ने कहा। निधि कोई पैसे नहीं देगी, मीरा ने आकर कहा। क्यों क्यों नहीं देगी? अर्जुन अब मीरा के सामने था। मीरा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि आपके अक्षत जी घर पर नहीं थे, कुछ देर पहले ही बाहर से आए थे। मीरा के मुंह से सच सुनकर अर्जुन अवाक रह गया, लेकिन खुद को सही साबित करना भी जरूरी था, इसीलिए कहा, ये आप कैसे कह सकती है कि वो बाहर से आया था? उन्होंने डाइनिंग पर पार्टी वेयर शूज पहने हुए थे, मतलब वो बाहर से आए थे। आप शर्त हार गए, मीरा ने कहा और चली गई। यार तेरी दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कैसे पता लगा लिया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, इसीलिए, कहकर निधि भी चली गई। ऊपर खड़ा अक्षत ये सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। अक्षत अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। पेट में दर्द होना शुरू जो हो चुका था, मतलब अब इंसान 2-2 बार खाना खाएगा तो यही हाल होगा ना उसका। कमरे में आकर वो कभी बिस्तर पर गिरता तो कभी सोफे पर। अक्षत उठा और ड्रॉवर से दवा निकाल कर ले ली, लेकिन दवा से भी तुरंत आराम कहाँ आता है, थोड़ा वक्त लगता है। पर हमारे अक्षत में सब्र की जो कमी थी, बेचैनी से वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। बेचारा किसी से कह भी नहीं सकता, वरना सुनना पड़ जाएगा। दरअसल घर आने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ठूस कर जो आया था। अक्षत की उम्र 24 साल थी। हाल ही में उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की थी। अपने कॉलेज में वो हमेशा टॉप पर रहा। हिस्ट्री में उसकी अच्छी पकड़ थी। अक्षत के 2 दोस्त थे, एक तरुण और दूसरा शुभ।
कॉलेज में अक्षत हमेशा चर्चा में रहा, अपनी पर्सनालिटी और दूसरा उसका एटीट्यूड। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, पर मजाल है वो किसी को नजर भर देख ले। वो हमेशा अपनी ही मस्ती में धुन रहने वाला लड़का था और उसकी यही बातें उसे औरों से अलग भी बनाती थी। अपना पेट पकड़े पकड़े वो बाहर आया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बस अब एक ही रास्ता है, कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखते हुए जला ली। अक्षत को सिगरेट की आदत कॉलेज में लगी थी, लेकिन घर वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं था। उसने उनके सामने कभी नहीं पी थी। अभी वो खड़ा खड़ा सिगरेट के कश लगा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से मीरा चली आ रही थी। अक्षत ने उसे एक नजर देखा और बालकनी से सामने देखते हुए फिर से सिगरेट पर ध्यान जमा लिया। मीरा ने देख लिया था, शायद इसीलिए वो उसकी ओर चली आई। उसने हाथ में पकड़ी किताब को टेबल पर रखा और अक्षत के पास आकर धीरे से कहा, सिगरेट पीना बुरी बात है। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखते हुए सिगरेट पीता रहा। अक्षत का कोई जवाब नहीं पाकर मीरा ने कहा, अंकल आंटी को पता है आप सिगरेट पीते हैं? अक्षत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो मीरा ने खींचते हुए कहा, एक काम करते हैं, हम जाकर बता देते हैं। कहते हुए मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत एकदम से उसके सामने आ गया और कहा, तुम क्या पागल वागल हो? ये सब बातें बताने के लिए होती है क्या? नहीं, पर शायद सिगरेट भी पीने के लिए नहीं होती है। इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, मीरा ने कहा। अक्षत उसके थोड़ा करीब आया और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे इस तरह फालतू एडवाइस दें। निधि की दोस्त हो, उसकी दोस्त बन के रहो। मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है हम आपसे फ्रैंक होने का सोचेंगे भी? बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि इस एक सिगरेट से आप खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीरा ने थोड़ा सख्त होकर कहा, वाओ, तुम इलेक्शन में खड़ी क्यों नहीं होती? जीत जाओगी कसम से, अक्षत ने कहा और दूसरी सिगरेट जला ली। लेकिन वो कश ले पाता इससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, आप शायद हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा इससे नुकसान होता है। सो व्हाट, तुम्हें उससे क्या? अक्षत ने कहा, हमें इससे क्या? सही है, तो फिर पीजिए, हमें भी जो करना होगा हम करेंगे, हम जाकर सबको बता देंगे। मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है। अक्षत ने झुंझलाकर सिगरेट फेंकते हुए कहा, हर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती जो हमें खुशी देती है, मीरा ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत वही खड़ा खुन्नस में उसे देखता रहा और कहा, पर तुम तो खुद अपने आप में एक टॉर्चर हो। अक्षत वही सोफे पर बैठ गया, पेट अब ठीक था। जेब से फोन निकाला और देखने लगा। फोन देखते देखते उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। उसने उसे उठाया और देखने लगा। पेज खोलते ही ऊपर शुद्ध हिंदी में लिखा था, मीरा राजपूत। तो ये उन मोहतरमा की है, पर उनको किताब की क्या जरूरत? उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्ञान है। सॉरी बेबी, रिवेंज इज रिवेंज। कहते हुए अक्षत एक एक करके किताब के पन्ने फाड़ने लगा और वही हॉल में उड़ाने लगा। ये करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। किताब के सारे पन्ने निकालने के बाद अक्षत वहां से उठा और कमरे में चला गया। मीरा को किताब का ख्याल नहीं रहा, वो जाकर लेट गई। अक्षत के व्यवहार से थोड़ा परेशान थी। अक्षत उसे पहली नजर में ही भा गया था, पर जैसे जैसे मीरा उसे जानते जा रही थी, उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसने नाम के आगे कॉम्प्लिकेटेड लगाया है। ऐसा ही था, वो पल में गुस्सा, पल में खुश, कभी सही कभी गलत। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में रहकर वो उसे कैसे हैंडल करे। मीरा की एक कमजोरी थी और वो ये कि वो जब भी कुछ गलत होते देखती, उससे देखा नहीं जाता और वो उसे रोकने की कोशिश करती। लेकिन अक्षत के सामने वो कंफ्यूज हो जाती कि क्या सही है और क्या गलत। विचारों में उलझे उसे नींद आ गई। सुबह उठी, नहाकर तैयार हुई। निधि भी आज जल्दी उठ चुकी थी। दोनों तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, हॉल में ढेर सारे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे। एक पन्ना मीरा के पैरों के पास आया। उसने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो उसकी बुक के पन्ने थे। मीरा ने एक दो पन्ने और उठाए और उन्हें देखने लगी तो निधि ने कहा, ये सुबह सुबह यहाँ कचरा किसने कर दिया? मीरा निधि की ओर पलटी और कहा, ये कचरा नहीं है निधि, हमारे कोर्स की किताब थी, पता नहीं किसने फाड़ दी। निधि ने देखा। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू तैर गए। उसने धीरे से कहा, इम्पोर्टेंट थी क्या? हाँ, हमने कॉलेज की लैब से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही मिली थी और आज खुद सारे नोट्स बनाए थे, पर सब बर्बाद हो गया। मीरा कहते कहते रुक गई। तुम परेशान मत हो, हम पापा से कहकर दूसरी ऑर्डर करवा देंगे, निधि ने कहा। पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? मीरा ने कहा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? अक्षत ने कमरे से बाहर आते हुए कहा।
भाई पता नहीं किसी ने बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए। वो बुक मीरा की थी, इसीलिए वो परेशान हो रही है। निधि ने मायूसी से कहा। सिली गर्ल, इसमें इतना परेशान क्यों होना, बुक ही तो है और आ जाएगी। अक्षत ने कहा। पूरे 680 रुपए की किताब थी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। 680 की ही तो थी, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? तुम्हारी दोस्त सच में पागल है निधि। अक्षत ने टॉन्ट मारते हुए कहा। आपके लिए सिर्फ 680 हो सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके पापा के लाखों रुपए हैं, पर हमारे लिए इन 680 रुपयों की बहुत अहमियत है। जब खुद कमाएंगे तब एहसास होगा। मीरा ने अक्षत से कहा और वहां से चली गई। क्या भाई, वो पहले ही इतना परेशान है और आपने, कहकर निधि भी वहां से चली गई। दोनों पागल है, छोटी सी किताब के लिए रो रही हैं। पहले पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, कहकर अक्षत फिर से जाकर सो गया। मीरा नीचे आई। उसने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद मीरा चली गई तो विजय ने निधि से कहा। निधि, आज मीरा कुछ परेशान नजर आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा, वो दरअसल मीरा की किताब फट गई, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान है, निधि ने कहा। बस इतनी सी बात? मुझे बताओ कौन सी किताब है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, अर्जुन ने फोन निकालते हुए कहा। भैया वो नहीं लेगी, निधि ने उदास होकर कहा। पर क्यों बेटा? विजय ने कहा। पापा, उसके अपने कुछ रूल। क्या भाई, वो पहले ही इतना पर कुछ रूल्स हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए वो किसी का एहसान नहीं लेती है। इस घर में भी वो बहुत मिन्नतों के बाद रुकी है, निधि ने कहा। हाँ, ये राजपूत अपने उसूलों और वादों के पक्के होते हैं। खैर, तुम कोशिश करना वो मान जाए, विजय ने कहा। अभी नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा परायापन लग रहा है उसे। जब यहाँ रहेगी ना सबके बीच तो इस घर को और हम सबको अपना समझने लगेगी, दादी ने कहा। मैं चलती हूँ पापा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, निधि ने कहा और चली गई। लेकिन जाते जाते अपनी परेशानी अर्जुन के चेहरे पर छोड़ गई। कॉलेज में निधि अपनी क्लास में थी और मीरा अपनी क्लास में। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे, बस एक सब्जेक्ट में 7 क्लास होती थी। क्लास खत्म होने के बाद भी मीरा क्लास में ही बैठी रही। उसे उदास देखकर रागिनी, निधि और मीरा की कॉमन फ्रेंड थी, आकर उसके पास बैठ गई और कहा। क्या हुआ मीरा, तू कुछ परेशान दिख रही है? कुछ नहीं रागिनी, बस ऐसे ही, मीरा ने उदास लहजे में कहा। मीरा, तू मुझे बता सकती है, हम दोस्त हैं यार, हो सकता है तेरी परेशानी जानकर मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं। रागिनी ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखकर कहा। मीरा ने उसे सारी बात बता दी। रागिनी ने बड़े ध्यान से सुना और कहा। अगर तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना होगा, मीरा ने कहा। देखो, कॉलेज के बाहर पास ही में मेरे एक दोस्त का कैफ़े है, वहाँ पर तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। इससे तुम्हारा कॉलेज भी बंक नहीं होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। 1 महीने बाद एग्जाम्स है, तुम चाहो तो उसके बाद शुरू कर लेना, रागिनी ने कहा। थैंक यू रागिनी, मीरा ने कहा। उसकी थोड़ी परेशानी कम हुई। रागिनी उसे काम के बारे में बताने लगी। तब तक निधि वहाँ आ गई। जब उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा। मीरा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। निधि, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, मीरा ने कहा। कुछ नहीं करना जब तक मैं हूँ। कुछ पैसों के लिए तुम जॉब क्यों करोगी यार, निधि ने उदास होकर कहा। आज नहीं तो कल खुद के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना होगा ना निधि। जिंदगी भर तो हम तुम्हारे घर पर इस तरह नहीं रह सकते ना, मीरा ने कहा। क्यों नहीं रह सकती? मम्मी पापा को तो कोई एतराज नहीं है मीरा तुम्हारे वहाँ रहने में, निधि ने कहा। हाँ, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, मीरा ने कहा। लेकिन मीरा, निधि ने कहना चाहा पर मीरा ने रोक दिया और कहा। निधि प्लीज़, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों से पैसे लेना। प्लीज़ हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, निधि ने कहा। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। बस तुम वादा करो कि घर में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, मीरा ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। निधि ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा। ठीक है, वादा रहा। तीनों क्लास से बाहर चली आई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा कमरे में आकर नोट्स बनाने लगी। शाम को दादी उसे अपने साथ मंदिर ले आई, जो घर के पास वाली गली में ही था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीरा और दादी कुछ देर के लिए वही प्रांगण में बैठ गई। मीरा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। दादी माँ, आपकी और दादाजी की लव मैरिज हुई थी ना? दादी माँ, हाँ। मीरा, उस जमाने में लव मैरिज होती थी? दादी माँ,
नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैंने और तेरे दादाजी ने घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर की थी। मीरा, आप दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ, बताइए ना। दादी माँ, मैं तब 16 की थी और वो 20 साल के थे। मेरे पिताजी का बड़ा रौब था उस वक्त बनारस शहर में। तुम्हारे दादाजी हमारे घर के मुंशी के बेटे थे। कभी कभार उनके साथ घर आते थे, तब हमारा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर एक शाम जब घाट किनारे मैं अपनी भाभीियों के साथ दिए जलाने गई थी, तब तेरे दादाजी चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले गए और अपने प्यार का इजहार किया। ईश्वर के सामने भला कोई झूठ कैसे कहेगा। उनकी बातों में सच और प्यार नजर आया तो मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद खूब बातें हुई, उंगलियां उठी, हमें अलग कर दिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन पिताजी ने हमारे प्यार को मान लिया और शादी करके हम यहाँ चले आए। वाओ दादी माँ, आपकी स्टोरी तो बहुत क्यूट है, पर क्या हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है? मीरा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अधिकतर प्रेम कहानियाँ झगड़े से ही शुरू होती है। इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास यही तो होता है, वरना इनके बिना जीवन बेरंग है। दादी ने कहा। आप यहाँ रोज आती है दादी माँ? मीरा ने बात बदलते हुए कहा। नहीं, कभी कभी आती हूँ, जब या तो बहुत खुश होती हूँ या फिर बहुत उदास होती हूँ। दादी ने कहा। फिर आज क्या वजह है, खुशी या उदासी? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। आज दोनों ही वजह नहीं है। दादी भी मुस्कुरा उठी। तो फिर? मीरा ने हैरानी से कहा। दादी माँ ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ और कहा, क्योंकि आज तुम उदास थी इसीलिए। देखो मीरा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं बेटा, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना ही दिल छोटा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हमारे हौसलों से बड़ी नहीं होती है। ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक नया खोलता भी है। हाँ दादी। दादी माँ, आप सही कह रही हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने कहा। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। दादी माँ ने उठते हुए कहा। मीरा ने अपना हाथ दादी माँ की तरफ बढ़ाया। दोनों घर के लिए निकल गए। दादी माँ के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी थी। घर आकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई। मीरा राधा की हेल्प करने किचन में चली गई। उसने कुछ सब्जियां काटी। उसकी खामोशी को राधा बखूबी समझ रही थी, इसीलिए बड़े प्यार से उसे हर काम सिखा रही थी। जल्दी मीरा सुबह वाली बात भूल गई। रात के खाने पर जैसे ही सब लोग आए, दंग रह गए। आज अक्षत सबसे पहले वहाँ मौजूद था। विजय को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको अपनी ओर घूरता पाकर अक्षत ने कहा, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। अर्जुन मीरा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि जब मीरा आए तो उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसकी खराब किस्मत वहाँ निधि आकर बैठ गई। अब तो बस दादी और अक्षत के बीच वाली कुर्सी ही बची थी। मीरा को वहाँ बैठना पड़ा। सभी खाना खाने लगे। मीरा ने अक्षत को देखा और मन ही मन सोचने लगी, इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सुबह जो कुछ भी हुआ, कहीं उसमें इनका तो हाथ नहीं है। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा नीचे देखने लगी और खाना खाने लगी। अचानक अक्षत को हिचकी शुरू हो गई। उसने पानी पिया लेकिन हिचकी नहीं रुकी। राधा ने उसे खाने को कहा लेकिन हिचकी नहीं रुकी। अक्षत का बुरा हाल हो रहा था तो मीरा उसकी ओर पलटी और कहा, हमारी आंखों में देखिए। व्हाट? अक्षत ने कहा। आप देखिए, पलके मत झपकाइएगा। मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की आंखों में देखने लगा। मीरा की आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थी, बस पलकें मीरा की बड़ी थी। मीरा की आंखों में देखते हुए अक्षत अपनी हिचकी भूल चुका था। मीरा ने देखा तो कहा, अब ठीक है? अक्षत ने देखा, वाकई उसकी हिचकी ठीक हो चुकी थी। राधा ने मीरा की ओर देखकर कहा, अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? अगर हिचकी के वक्त ध्यान कहीं और लगाए तो वो ठीक हो जाती है। मीरा ने कहा। बहुत अच्छा है ये तो, दादी ने कहा और सभी फिर से खाने में लग गए। मीरा भी खाना खा रही थी और अक्षत खाते हुए सोच रहा था, पक्का ये काला जादू जानती है, वरना ऐसे कैसे ठीक हो जाता मैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए। राधा अर्जुन के बालों में तेल लगा रही थी। उसके उठने के बाद अक्षत आकर बैठ गया। अर्जुन कॉल आने से ऊपर चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मीरा भी उठकर ऊपर चली गई। निधि ने थोड़ी देर में आने को कहा।
मीरा जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा अर्जुन उनके कमरे से निकलकर जा रहा था। मीरा कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर अर्जुन जी यहाँ क्यों आए थे सोचकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र टेबल पर रखी किताब पर गई। मीरा उस ओर बढ़ी, उसने किताब उठाई और मीरा भी उठकर ऊपर चली गई। निधि ने थोड़ी देर में आने को कहा। मीरा जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा अर्जुन उनके कमरे से निकलकर जा रहा था। मीरा कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर अर्जुन जी यहाँ क्यों आए थे सोचकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र टेबल पर रखी किताब पर गई। मीरा उस ओर बढ़ी, उसने किताब उठाई और देखा ये वही किताब थी जिसके पन्ने सुबह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। किसी ने उन्हें फिर से जमा कर सही कर दिया था। किताब के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भी बना हुआ था, जिसे देखकर मीरा मुस्कुरा उठी। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा खुश थी कि उसकी किताब उसे वापस मिल चुकी थी। वो वहीं बैठकर उसे देखने लगी। बड़ी सफाई से एक एक पेज जोड़ा गया था। कुछ देर बाद निधि आई तो मीरा को खुश देखकर पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। देखो हमारी किताब, मीरा ने किताब निधि के सामने करते हुए कहा। अरे वाह, ये कैसे हुआ, निधि ने चहकते हुए कहा। जब हम ऊपर आए तो अर्जुन जी यहाँ से निकल कर गए थे, शायद उन्होंने किया हो, मीरा ने कहा। वाओ, सो स्वीट ऑफ हिम, मुझे तो पता ही नहीं था अर्जुन भैया ऐसा कुछ भी करते हैं, निधि ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मीरा ने कहा। आई थिंक अर्जुन भैया लाइक्स यू, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कुछ भी बोल रही हो, उन्होंने तो बस नॉर्मली हमारी हेल्प की है यार, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने परेशान होकर कहा। यार कितना अच्छा होगा तुम मेरी भाभी बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी, निधि ने ख्यालों का पुलाव बनाते हुए कहा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने झुंझला कर कहा। पर निधि को तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कल ही घर में सबको बताती हूँ अर्जुन भैया के बारे में, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, मीरा ने नाराज होते हुए कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से आते अर्जुन से टकरा गई। निधि, तुमने मेरे लैपी का चार्जर, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने मीरा को देखा और कहा, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए अर्जुन मीरा के सामने से हटा और निधि की ओर आकर कहा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है। निधि शरारत से दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ से टेबल पर रखे चार्जर की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने उठाया और लेकर बाहर निकल गया। मीरा ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आकर खामोशी से बेड पर बैठ गई। निधि उसके पास आई और कहा, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुस्कुरा भी दे। मीरा को चुप देखकर निधि ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया और आखिरकार मीरा हंस पड़ी। दोनों सहेलियां साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। अगले दिन दोनों साथ साथ कॉलेज चली गई। मीरा धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी। दादी माँ के पास बैठकर तो वो हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। घर में उसे सब पसंद करते थे। रघु भी दीदी दीदी कह के उसके हर काम कर देता था। बस एक अक्षत ही था जिससे मीरा बचती रहती थी। संडे शाम मीरा परेशान सी कमरे के बाहर हॉल में हाथ में किताब लिए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। निधि जैसे ही ऊपर आई, मीरा को देखकर उसके पास आ गई और कहा, क्या हुआ। मीरा ने निधि को बुक का एक चैप्टर दिखाकर कहा, ये समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाती हूँ, कहकर निधि ने बुक ली और चैप्टर देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो तो सच में टफ था। उसने मीरा की ओर देखा और मासूमियत से कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कल सर से पूछ लेंगे। मीरा ने कहते हुए बुक वापस लेनी चाहिए, लेकिन निधि ने कहा, वेट, अर्जुन भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो समझा देंगे। मीरा उसे रोक पाती इससे पहले ही निधि ने उधर से गुजरते हुए अर्जुन से कहा,
अर्जुन भैया जरा सुनिए। निधि की आवाज़ सुनकर अर्जुन वहाँ आया और कहा, हाँ निधि, वो मीरा को एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप समझा देंगे प्लीज़। निधि ने बड़े प्यार से कहा, मीरा की बात हो और हमारे अर्जुन भैया मना कर दे, ऐसा भला हो सकता है क्या? अर्जुन तुरंत मान गया और मीरा से किताब लेकर देखते हुए कहा, ये तो बहुत इजी है, आइए। निधि, तुम्हें भी तो टॉपिक समझ नहीं आया था ना, चलो तुम भी देख लो। कहते हुए मीरा निधि को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई और तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत अपने कमरे में था। संडे को वो कहीं नहीं जाता था। वो तीनों उसके रूम से कुछ ही दूर बैठे थे। उनकी आवाज से अक्षत की नींद टूट गई। वो बाहर आया, तीनों को साथ देकर वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से तीनों का ध्यान उस ओर चला गया। अर्जुन एक बार फिर उन्हें समझाने में लग गया कि तभी उसका फोन बजा। एक्सक्यूज मी कहकर अर्जुन उठा और कुछ देर जाकर फोन पर बात करने लगा। अर्जुन, हेलो हेलो, अर्जुन व्यास बात कर रहे हैं? अर्जुन, जी हाँ कहिए। अर्जुन जी, बिजनेस में आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अर्जुन, अभी? लेकिन आज संडे है और ऑफिस भी बंद है, क्या हम कल मिलें? अर्जुन जी, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग काफ़ी होगी, वैसे भी आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, जिसका ध्यान किताब में ही था। मीरा को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी, आज नहीं मिल सकते। कहते हुए अर्जुन जैसे ही फ़ोन रखने को हुआ, दूसरी ओर से आवाज़ आई, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत काटना, देखो पूरे 100 करोड़ की डील है। अर्जुन सोचने लगा और फिर कहा, कहाँ मिलना है? एड्रेस मैं आपको मेल कर दूंगा। कहकर सामने वाले ने फ़ोन काट दिया। अर्जुन निधि और मीरा के पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी, किसी मीटिंग की वजह से मुझे भी निकलना होगा, मैं आकर समझाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, काम पहले है, मीरा ने सहजता से कहा। अर्जुन निधि और मीरा को सॉरी बोलकर निकल गया। तैयार होकर वो बाहर आया कि तब तक सामने वाली पार्टी का मैसेज भी आ चुका था। अर्जुन ने नीचे जाते हुए मैसेज देखा, लोकेशन बहुत दूर की थी, आने जाने में 3-4 घंटे लग जाने थे, लेकिन अर्जुन उसे हाँ कर चुका था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उधर निधि और मीरा खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर से जा रहा था। यार, ये इतनी बोरिंग किताबें कौन लिखता है, मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहा है। निधि ने अपनी बुक बंद करके रखते हुए कहा, अर्जुन जी तो चले गए, अब ये कैसे पढ़े? मीरा ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा। तभी अक्षत अपने कमरे से निकला। घूमते घामते वो निधि के पास आया और कहा, और मोटो, क्या हो रहा है? अक्षत प्यार से निधि को हमेशा इसी नाम से बुलाया करता था। टॉपिक समझने की कोशिश, लेकिन अर्जुन भैया को फ़ोन आया और वो चले गए। निधि ने उदास होकर कहा, तुम उस डफर से पूछ रही थी, उनके खुद के असाइनमेंट्स मैं करता था कॉलेज में। अक्षत ने शेखी बखारते हुए कहा। वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मीरा ने धीरे से कहा। ओह रियली, सो टेल मी, क्या समझ आया? अक्षत ने कहा। अक्षत के इस सवाल पर दोनों चुप हो गई। सच तो ये था, अर्जुन ने अब तक उन दोनों को जो समझाया वो सब उनके ऊपर से ही गया था, क्योंकि अर्जुन एक बिजनेस पर्सन था और उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों को चुप देखकर अक्षत जाने लगा तो निधि बोल उठी, अच्छा, आपको ज़्यादा आता है तो आप ही समझा दो। अक्षत रुका और पलट कर वापस आया। उसने सामने पड़ी मीरा की किताब उठाई और टॉपिक पढ़ने के बाद खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन जो 15 मिनट में नहीं समझा पाया, वो अक्षत ने 3 मिनट में समझा दिया। मीरा को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि अक्षत जैसा कॉम्प्लिकेटेड बंदा इतना टैलेंटेड है। अक्षत ने आगे समझाते हुए निधि से कहा, 1 कप कॉफ़ी। निधि को तो बस पढ़ाई से बचने का बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ भाई, मैं अभी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मीरा उसे रोक सकती, इससे पहले वो वहाँ से चली गई। अक्षत और मीरा अकेले थे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अक्षत ने बुक उठाई और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगा। मीरा की नज़र उस पर गई, वो बड़े गौर से किताब को देख रहा था। मीरा की आंखें उसके चेहरे पर जम सी गई। कितना मासूम दिखता था अक्षत जब खामोश रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अक्षत ने किताब टेबल पर रखकर मीरा की ओर देखे बिना कहा,
इसे समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा। जैसे कि नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जाम्पल ले लो। कहते हुए वो उसे चैप्टर के बारे में समझाने लगा। मीरा बड़े ध्यान से कभी किताब तो कभी अक्षत को देखती। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, मीरा पलकें झपका रही थी। अक्षत ने बड़ी आसानी से उसे सब समझा दिया। जब बैठे बैठे थक गया तो खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए मीरा को लाइंस समझाने लगा। मीरा भी सब इम्पोर्टेंट लाइंस को लिखते जा रही थी। एक जगह लाइंस ऐसी थी कि अक्षत रुक गया और खामोश हो गया। मीरा ने उसकी ओर देखा तो उसने वो लाइन छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू किया। मीरा की नज़र उस छोड़ी हुई लाइन पर गई तो वो मुस्कुरा उठी और कहा, रहने दीजिए, इसके आगे का हम खुद से पढ़ लेंगे। अक्षत ने बुक बंद करते हुए कहा। निधि अभी तक कॉफ़ी लेकर नहीं आई थी। अक्षत ने सीढ़ियों की ओर देखा और कहा, कामचोर लड़की। मीरा ने देखा अक्षत अपनी कॉफ़ी के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसने कहा, हम ले आते हैं। क्या? अक्षत ने कहा। कॉफ़ी आपके लिए? मीरा ने कहा। तुमसे किसने कहा मुझे कॉफ़ी पीनी है? अक्षत ने कहा। आपने निधि को इसीलिए तो भेजा था? मीरा ने कहा। कहा था, पर अब मन नहीं है। अक्षत ने कहा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप कोई खुद का इंस्टीट्यूट शुरू क्यों नहीं करते? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा की किताब उठाई और उसके सामने करके कहा, ये क्या है? किताब है, मीरा ने कहा। तो अपना दिमाग इसमें लगाओ, मुझ में नहीं, अक्षत ने कहा और किताब उसके हाथ में थमा दी। तभी पीछे से निधि आ गई। अक्षत चला गया तो मीरा ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, सड़ू। कौन? निधि ने कहा। तुम्हारा ये भाई और कौन? ये क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? मीरा ने खींचते हुए कहा। उसका कुछ कह नहीं सकते मीरा, वो कब खुश होता है कब गुस्से में, कभी कभी तो लगता जैसे वो मेरा और अर्जुन भैया का भाई है ही नहीं, निधि ने कहा। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्या खामखा उस गधे के लिए अपना मूड खराब कर रही हो, चलो नीचे चलते हैं। निधि और मीरा नीचे चली आई। मीरा ने देखा अक्षत डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन में व्यस्त था। मीरा किचन में चली आई। राधा को कॉफ़ी बनाते देखकर मीरा ने कहा, आंटी दीजिए, हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, उसे किसी और के हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं आती है, राधा ने प्यार से कहा। आप बताइए, हम वैसे बना देंगे, मीरा ने कहा तो राधा ने कप उसे थमा दिया। मीरा राधा से बात करते हुए कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी तैयार हुई तो राधा ने कहा, आंसू बाहर ही होगा, तुम उसे दे आओगी प्लीज़? कहकर मीरा बाहर चली आई। उसने कॉफ़ी का मग अक्षत के सामने रखा तो अक्षत ने कहा, ये किस लिए? अभी कुछ देर पहले आपने हमें अपना वक्त दिया तो उसके बदले में हमने कॉफ़ी बना दी। हमें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, मीरा ने नज़रें नीची किए हुए कहा। अक्षत मीरा को देखने लगा तो मीरा ने कॉफ़ी की ओर इशारा करके कहा, ये क्या है? कॉफ़ी, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम में नहीं, मीरा ने फुल एटीट्यूड में कहा, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले अक्षत ने कहा था। अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो मीरा ने कहा, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मीरा वहाँ से हॉल की ओर बढ़ गई। अक्षत ने मग उठाया और एक घूंट पीकर कहा, मिस मीरा। मीरा जी? अक्षत के मुंह से मीरा जी सुनकर मीरा हैरानी से पलटी तो अक्षत ने मग को दिखाते हुए कहा, नाइस कॉफ़ी, थैंक यू। मीरा को अक्षत का ये नया रूप कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से चली गई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। तभी अर्जुन परेशान सा बाहर से आया। उसे परेशान देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस के काम से गया था पापा, अर्जुन ने कहा। पर आज तो संडे है बेटा, विजय ने कहा। हाँ पापा, लेकिन कोई क्लाइंट था, मुझे बुला लिया और खुद वहाँ आया ही नहीं। पूरे 4 घंटे ड्राइव कर